नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। 51 नोडल केंद्रों पर 1300 से अधिक छात्र टीमों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्य भारती की रचनाओं के संग्रह का किया विमोचन। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत सुब्रमण्य भारती के विचारों का असली प्रतिबिंब। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के रवैये पर भाजपा नेताओं ने उठाया सवाल। सोरोस के साथ संबंधों पर भी जमकर घिरी कांग्रेस। रेल संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यूपीए सरकार की तुलना में 10 सालों में रेलवे में हुआ व्यापक रोजगार सृजन। और जूनियर एशिया कप हॉकी में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम आज भिड़ेगी चीन से। भारत की नजर जीत की हैट्रिक पर। तमिल के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्य भारती के संग्रह का प्रधानमंत्री ने विमोचन किया। ये 21 खंड में है, जिसे सेनी विश्वनाथन ने संकलित किया है। इसका मकसद भारती के लेखन से पूर्ण रूप से परिचित करवाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य के लिए स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों और तमिलनाडु के गौरव के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इक्कीस खंडों में काल वरिसेलु भारतीयार पड़ैपूगलु का संकलन 6 दशकों की अथक मेहनत का ऐसा साहस, ये असाधारण है, अभूतपूर्व है। सीनी विश्वनाथ जी का ये समर्पण, ये साधना, ये परिश्रम, मुझे पूरा विश्वास है आने वाली पीढ़ियों को बहुत इसका लाभ मिलने वाला है। तमिल प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। सरकार ने तमिल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में महाकवि सुब्रमण्य की जीवन साधना, उनके दर्शन, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सुब्रमण्य भारती जी ऐसे महान मनीषी थे जो देश की आवश्यकताओं को देखते हुए काम करते थे। उनका विजन उतना व्यापक था। उन्होंने हर उस दिशा में काम किया जिसकी जरूरत उस कालखंड में देश को थी। भारतीयार केवल तमिलनाडु और तमिल भाषा की ही धरोहर नहीं है, वो एक ऐसे विचारक थे जिनकी हर सांस मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। भारत का उत्कर्ष, भारत का गौरव, ये उनका सपना था। हमारी सरकार ने कर्तव्य भावना से भारतीयार जी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हो सके उतना प्रयास किया है। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ बातचीत करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्र टीमें भाग लेंगी। इस अवसर पर पीएम मोदी टीमों को संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण देश भर में 51 नोडल केंद्रों पर सॉफ्टवेयर संस्करण 36 घंटे तक नॉनस्टॉप चलेगा, जबकि हार्डवेयर संस्करण 11 से 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पिछले संस्करणों की तरह
छात्र दल या तो मंत्रालयों या विभागों या उद्योगों द्वारा दी गई समस्या विवरणों पर काम करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों से जुड़े 17 विषयों में से किसी के खिलाफ छात्र इनोवेशन क्लास में अपने विचार भी शेयर करेंगे। इस वर्ष 54 मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और उद्योगों द्वारा 250 से अधिक समस्या विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस वर्ष संस्थान के स्तर पर आंतरिक हैकाथॉन में 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है। संस्थान स्तर पर SIH 2024 में 86,000 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। और इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दुनिया की मौजूदा समस्याओं के साथ साथ आने वाली सदी की समस्याओं के हल प्रदान करने का मंच बनेगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के नेतृत्व में भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। देश आप ही की ओर देखना चाहिए कि भाई ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में इस बार प्रॉब्लम पेपर क्या आ रहा है, उसमें सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, उसमें हमारी नई पीढ़ी की सोच, उसको दिखने की दृष्टिकोण ही प्रतिफलित होती है। भारत जो आज विश्व की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, आप ही के नेतृत्व में, आप ही की लीडरशिप में ये 3 नंबर बनने वाला है। और आने वाले जो अमृत काल में 2047 तक हम विश्व में एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के माध्यम से दुनिया की, विशेष करके ग्लोबल साउथ की विकास की मॉडल बनने वाले हैं। इंडियन ऑर्डर आने वाला है और भारत विश्व की ग्रोथ इंजन बनेगा। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सरकार में मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि किसान के बेटे के खिलाफ ये रवैया स्वीकार नहीं है। कांग्रेस के नेता जॉर्ज सोरोस की भाषा बोलते हैं और जब देश के लिए काम करने की बात आती है तो सभापति के खिलाफ नोटिस देते हैं। इसलिए हम इस नोटिस का खंडन करते हैं। सरकार के आरोप पर विपक्षी सांसद नाराज हो गए और नारेबाजी करने लगे। सभापति ने कहा कि सभी को सदन चलाने के लिए सुचारू वातावरण बनाना होगा। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में जॉर्ज सोरोस मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस का काफी गहरा संबंध है। दोनों मिलकर देश को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। For this severe state of affairs, and they have to reply to the nation why George Soros has such a close connection. राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हो गई। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने पूछा
कि कांग्रेस की सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस के संगठन या जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि वे इस विषय पर 2 दिन से चर्चा की मांग कर रहे हैं। हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। यही कारण है कि सदन में हंगामा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ हैं और जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद बृजलाल से संवाददाता नीरज सिंह ने की बात। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजलाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज राज्यसभा में फिर जॉर्ज सोरोस को लेकर हंगामा हुआ। सोनिया गांधी भी मौजूद थी। क्या कारण लग रहा है कि कांग्रेस क्यों नहीं चर्चा करना चाहती इस पर? ऐसा है कि ये स्पष्ट है, सबको जानकारी है कि सोनिया जी के और जॉर्ज सोरोस से संबंध है। जॉर्ज सोरोस की ऐसी संस्था है जो भारत विरोधी है, जो कश्मीर को अलग एंटिटी मांगती है और ऐसी उसके वाइस प्रेसिडेंट है। तो जॉर्ज सोरोस हमारे देश के विरोध में है और ऐसे विरोधी से सोनिया जी के संबंध और कांग्रेस की फंडिंग हो रही है। OCCRP उसी का पार्ट है। राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं तो जो सोरोस को अंदर से इंस्ट्रक्शन मिलता है वो ये बोलते हैं, यहाँ दलितों को भ्रमित करते हैं और राहुल वहाँ जाते हैं तो कहते हैं मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा। तो इसलिए देश को मालूम होना चाहिए कांग्रेस की असलियत क्या है, उनके नेता सोनिया गांधी की असलियत क्या है। इसलिए हम लोग राज्यसभा में इस पर चर्चा की मांग करते हैं, क्योंकि ये उसके स्पष्ट सबूत हैं, इसलिए कांग्रेस इससे भाग रही है। किस तरह के सबूत हैं सर स्पष्ट, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके साथ घनिष्ठ संबंध है? बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है। इसको तो तमाम फ्रेंच अखबार ने भी डिटेल में छापा है और ये सबको जानकारी है कि इनसे संबंध हैं जॉर्ज सोरोस से। और इनकी जो संस्थाएं हैं, जो भारत विरोधी यहाँ कार्यक्रम होते हैं, उसमें जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है और डीप स्टेट का पार्ट है। और वो डीप स्टेट जो भारत की प्रगति से खुश नहीं है, मोदी जी की लोकप्रियता से खुश नहीं है, भारत 2027 से विकसित राष्ट्र बनना जा रहा है उससे खुश नहीं है, तो ये लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी, इनके नेता उन तत्वों से मिले हैं, उन डीप स्टेट से मिले हैं जो भारत विरोधी हैं, भारत के खिलाफ हैं। तो इस पर चर्चा तो राज्यसभा में होनी चाहिए और ये कह रहे हैं कि अगर सत्य नहीं है तो राज्यसभा में पेश करें। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बृजलाल जी जो बता रहे थे कि जॉर्ज सोरोस और जो कांग्रेस के उच्च पदाधिकारी हैं उनके बीच में घनिष्ठ संबंध है और देश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में पीछे से काम कर रहे हैं। नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। वहीं केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि जॉर्ज सोरोस को लेकर कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और देश की जनता को बताना चाहिए कि क्यों उनके नेता ऐसे लोगों का साथ देते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, राज्यसभा नहीं चल रही है, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चर्चा भी नहीं कराना चाहती, ना बात करना चाहती, जबकि काफ़ी गंभीर आरोप कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लग रहे हैं। दाल में कुछ काला है और यदि इतने बड़े नेताओं के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगें तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनका खुद का होता है कि प्रथम दृष्टया वो देश को बताएं कि उनके रिश्ते हैं या नहीं है, रिश्ते हैं तो किस हद तक हैं। तो वो उनको ही कहना चाहिए और क्लेरिफिकेशन करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। वो एक शेर है कि तुम्हें सबके सवालों के लिए तैयार रहना है, कोई भी पूछ सकता है वो तेरा कौन लगता है। उन्हें बताना है कि हमारा कुछ नहीं लगता। वो बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है, चाहे भोपाल गैस कांड हो, एंडरसन से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड और अब नया एक मामला जॉर्ज सोरोस, तो एक लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस और जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हैं लोगों के साथ संबंधों की। हाँ, ऐसा कई
घटनाओं की टाइमिंग और उनको सपोर्ट करना, उनके साथ मिलना जुलना, उनके साथ फ़ोटो इत्यादि ये सिद्ध करती हैं कि ऐसी शक्तियों के साथ कुछ ना कुछ रिश्ता रहता है। स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को अपने संबंधों को। बिल्कुल, ये जब गंभीर आरोप जो लगते हैं और ख़ास तौर से विदेशी ताकतों के या विदेशी एजेंसियों के लगते हैं, तब एक भारतीय होने के नाते और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते उसको उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, जो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर किस तरह के संबंध। जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा कि एक किसान का बेटा राज्यसभा का संचालन बहुत ही सफलतापूर्वक कर रहा है और ये कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद से। निषाद साहब, कैसे देखते हैं, किसान के बेटे हैं, अभी संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दोनों ने राज्यसभा में कहा कि किसान के बेटे होने की वजह से कांग्रेस उन्हें परेशान कर रही है और सभा का वो संचालन ठीक से कर रहे हैं, इसके बावजूद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। निश्चित रूप से ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस इस ढंग का जो कुकृत कर रही है ये काफ़ी निंदनीय है, इसलिए कि एक तरफ तो शाहीन बाग में अपना एजेंडा किसान आंदोलन चला रही है कांग्रेस, और दूसरी तरफ एक किसान के बेटे को जो सदन को बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। आज काफ़ी मतलब जब भी हम लोग देखते हैं सदन में एक अच्छे अभिभावक के तौर पर बहुत अच्छा ढंग से सदन चलाते हैं और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो ऐसे तत्वों के मंशा को समझने की ज़रूरत है और देश की जनता इस मंशा को समझती भी है कि किसान और पिछड़ा विरोधी ये कांग्रेस की सरकार है। अब ये जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी मंडल कमीशन का विरोध किया था, जो पिछड़ा आंदोलन की बात करती है कांग्रेस, लेकिन उसने मंडल का भी विरोध किया। निश्चित रूप से हम इतिहास की तरफ अगर झांके तो पता चलता है कि आज जो कांग्रेस पार्टी पिछड़ों की राजनीति की बात कर रही है और संविधान बचाने की बात करती है, वो कभी पिछड़ों के मंडल आयोग आरक्षण का पुरजोर विरोध किया था और उस समय के तत्कालीन जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने मंडल आरक्षण का काफ़ी विरोध किया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग भी किया था पिछड़ों के आरक्षण के लिए। शुक्रिया जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का अतीत पिछड़ा विरोधी रहा है, मंडल विरोधी रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today.
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पार्टी ने संसद में राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेकर देश को अस्थिर करने की जो षड्यंत्र है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरा गांधी नेहरू परिवार उसमें संतृप्त है, संलिप्त है। जब इस विषय को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाया गया तो आनन फानन में कहीं न कहीं विषय को डाइवर्ट करने के लिए, कहीं न कहीं इस विषय से अपने आप को दूर करने के लिए, भटकाने के लिए माननीय धनखड़ जी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव कांग्रेस और उनके कुछ घटक दलों ने लिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी चुनाव आयोग और ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने यह तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने रेलवे भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है और यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में रेलवे में उनसे अधिक रोजगार का सृजन किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि पिछले 10 साल में रेलवे का तीव्र गति से विद्युतीकरण हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में 44,000 किलोमीटर का रेलवे विद्युतीकरण किया गया है और जो कि पिछले पहले की सरकारों के दौरान 60 साल में हुए रेलवे विद्युतीकरण की तुलना में बहुत अधिक है। अध्यक्ष जी, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। भारत में अपना खुद का पेट्रोलियम रिजर्व बहुत लिमिटेड है, तो जरूरी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हम मैक्सिमम करें। जो 60 वर्षों में 21,000 किलोमीटर हुआ था माननीय अध्यक्ष जी, और इन 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन। डीजल के खर्चे में करीब 5,000 करोड़ रुपए का बचत ऑलरेडी हो चुकी है और भी लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में रेलवे का तेज गति से विकास हो रहा है और सिर्फ पिछले 1 साल में 5,000 किलोमीटर से अधिक नए रेलवे ट्रैक बने हैं, जो कि कई देशों के रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा हैं। पिछले 1 वर्ष में ही अध्यक्ष जी 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा है। यानी एक समृद्ध देश के रेलवे नेटवर्क जितना है उतना 2 साल लगातार भारत के रेलवे नेटवर्क में ऐड हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश की। ये एक प्रधानमंत्री जी के विजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, एक विकसित भारत के लिए नींव रखी है। सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया गया। जहां 7-8 हजार 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और आज वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की एक महत्वपूर्ण बैठक जारी है। जानकारी के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के 44 संशोधनों पर संयुक्त संसदीय समिति ने अब तक 500 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। आज बैठक में दारुल उलूम देवबंद के नुमाइंदे भी शामिल हैं। इससे पहले अब तक दारुल उलूम वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक में शामिल नहीं हुआ था।
और इस पूरे मामले पे हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता ऋषि। अभी तक की बैठक में क्या रहा है? दारुल उलूम अभी तक तो शामिल नहीं हुआ था, उसने अपनी तरफ से किन बातों को जोड़ा है? देखिए ऋतु, 3 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब से इस संयुक्त संसदीय समिति का जो समय बढ़ा है, उसके बाद जो बैठकों का सिलसिला है उसकी शुरुआत है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि दारुल उलूम जो कि अब तक वक्फ से संबंधित जो संसदीय समिति है उसमें उस बैठक में शामिल नहीं हुआ था। और इस जो समिति के समय में जो विस्तार दिया गया है उसका एक बड़ा पहलू विपक्ष के सांसदों ने यही रखा था कि इसमें बहुत सारे पक्ष ऐसे रह गए हैं जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में दारुल उलूम की तरफ से जो अपना पक्ष है वो तो निश्चित तौर से उन्होंने जो समिति के सामने इस समय वो रख रहे हैं, लेकिन इन सभी पक्षों में जो वक्फ से संबंधित जो संशोधन सरकार लाना चाहती है, इससे संबंधित जो तमाम पहलू हैं उससे संबंधित, जैसे कि आपने भी बताया 500 पन्नों की रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। अब ऐसे में जो नए पहलू इसमें शामिल होंगे वो समिति उस पर किस तरीके से विचार करेगी। इसमें तमाम मौक़ों पर हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तो यहाँ तक कहा था कि जब हम एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो क्यों न नागरिक समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि इन सब चीज़ों को रखते समय हमने देखा कि जो बैठकें हुई उसमें पहले जो तीखा प्रतिरोध देखने को मिलता था विपक्ष की तरफ से, वो इन बैठकों में देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब जो समय बढ़ा है उसमें विपक्ष की तरफ से और जो अन्य पहलू हैं जो मुस्लिम संगठनों के, वो इसमें शामिल होंगे। तो उनकी तरफ से क्या क्या पहलू रखे जाएंगे। 500 पन्नों की रिपोर्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। ये समिति संसद के सामने रिपोर्ट रखना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के आग्रह और लोकसभा अध्यक्ष के सामने जब उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा तो इस पर सहमति बनी कि क्यों ना इसका समय और बढ़ा दिया जाए ताकि कोई भी पहलू इसमें छूट ना पाए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। और इस मुद्दे पर जब ये बिल लाया गया था तब सरकार ने इस बात को माना था कि इसको संयुक्त संसदीय समिति को भेज देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब बड़े मसले होते हैं तो ऐसे में सरकार भी चाहती है कि उस पर किसी भी तरीके का कोई शक व शबा ना रहे। तो ऐसे में ये जो नए पहलू है, चाहे वो दारुल उलूम की तरफ से हो, देखना होगा कि किन मुद्दों को लेकर वो समिति के समक्ष अपना विचार रखते हैं। और इन सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे जैसे मीडिया को मिलती है, क्योंकि एक चीज़ और होती है ऋतु, जब ये संयुक्त संसदीय समितियाँ होती हैं तो इनकी जो इंटरनल मीटिंग्स की जानकारियाँ हैं वो आधिकारिक रूप से जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी अनधिकारिक रूप से जो भी जानकारियाँ मिलती हैं कई बार उन्हें भी रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इस मसले पर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बिंदु रह जाएगा जिसको कि विपक्ष शामिल करवाने में उनकी कह सकते हैं कि उनके पास कोई नया बहाना हो। जी ऋतु। जी ऋषि, ये कोशिश की जा रही है कि सभी पक्षों को शामिल किया जा सके, जो मंथन किया जा रहा है उसको लेकर संशोधन से पहले। दारुल उलूम पहले शामिल नहीं हो रहा था, आज शामिल हुआ। क्या इस पे भी बात हो रही है? कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को लेकर भी ये चर्चाएं थी उनको शामिल करने पर। उन्होंने आग्रह किया था कि वो इस बैठक में शामिल होना चाहते हैं। समिति के समक्ष ये विचार है और समिति इसे जब स्वीकार करेगी तो ज़रूर उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन इस मसले पर अभी देखना है कि क्या कुछ नया पहलू अपडेट होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी तरफ से समिति के समक्ष उपस्थित होने की आग्रह जरूर किया गया था। जी ऋषि, वक्फ संशोधन बिल के 44 संशोधनों पर जो जेपीसी की जो बैठक है, ये एक ऐसे समय हो रही है जब देश के तमाम हिस्सों में वक्फ बोर्ड अपनी एक तरह से अपना एकाधिकार कहें या तमाम उन संपत्तियों पर अपने अधिकार की बात कर रहा है और इसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो एक तरफ तो संशोधनों से जुड़ा मसला, दूसरी तरफ वक्फ के इस कब्जाने की प्रवृत्ति से जो लोग परेशान हैं उनके भी मामलों को शामिल किया गया है। तो जो 500 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें संशोधनों के साथ किसी तरह के बड़े हल पे भी विचार किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए वक्फ की ज़मीन से संबंधित जो तमाम विवाद अभी देश के सामने आ रहे हैं उनसे तो बहुत चौंकाने वाले जो पहलू हैं वो देश के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कोई भी ज़मीन है उस पर वक्फ की तरफ से दावा कर दिया गया। अभी हमने देखा था किसी कॉलोनी के ऊपर वक्फ की ज़मीन का दावा कर दिया गया, तो किसी इलाके की जो पूरी की पूरी ज़मीन है, कृषि योग्य भूमि है, जहाँ पर किसान तमाम वर्षों से दशकों से वहाँ पर
खेती कर रहे हैं, वहाँ पर दावा कर दिया गया। तो ये जो दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, इन दावों को लेकर ही सरकार ने कहा था कि ये जो तमाम विवाद है इनको खत्म करने का एक ही तरीका है कि इसको लेकर एक। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। और रुक करेंगे बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ संवाद कर रहे हैं। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी और देश भर से जुड़े युवा मित्र, स्मार्ट इंडिया हैकाथन की 7th एडिशन में मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। ये मंच माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों से देश की नौजवानों के अंदर हायर एजुकेशन दुनिया में जुड़े हुए यंग इनोवेटर्स के बीच में एक नया उत्साह भर रहा है। पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी जब से देश की सेवा करना शुरू किए हैं, इनोवेशन को एक प्राथमिकता बनाई है। देश ने आज इनोवेशन को लेके, नवाचार को लेके अपना पराकाष्ठा दिखा रही है। स्टार्टअप की संख्या जब 2014 में सैकड़ों में होती थी, वो आज 1.5 लाख के नंबर तक पहुंच रही है। यूनिकॉर्न हमारे देश में बन रहा है। हमारी देश की नई पीढ़ी नई पंख लगा के आसमान को छूने लगा है। दुनिया में हमारी नई पहचान बन रही है। ये सारे सफल हो पा रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और व्यक्तिगत हैंड होल्डिंग के कारण। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लगभग सभी यूनियन टेरिटोरी और राज्यों की पार्टिसिपेशन आज के कार्यक्रम में हो रहा है। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, नौजवान इस फिनाले में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। 1300 टीम, 1300 टीम 51 प्लेस में आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको फिर एक बार इस कार्यक्रम पे स्वागत करता हूं। आपकी एक वाणी हम सबके लिए, आपकी एक वक्तव्य सबके लिए प्रेरित करती है। डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन डिग्री से ज्यादा कॉम्पिटेंसी महत्वपूर्ण है। और इसकी अप्लाइड पार्ट की एक उपक्रम है हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। आज हमारे देश में युवाओं की एक अपेक्षा की विषय बन चुकी है। मैं फिर आपको इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम के ऊपर एक वीडियो और एक लघु चित्र हम लोगों के सामने रखा जाए। Technology helped me build a sensor that can alert authorities about leaks in main water pipes. Can we build a technology that can help us increasing the longevity of food items? When we think, we innovate. When we innovate, we solve real-world problems. To realize Prime Minister Narendra Modi's vision of Bharat being the next global innovation hub, the Ministry of Education's Innovation Cell has been organizing the Smart India Hackathon for the last 6 years, which has now acted as a seed, nurturing a dynamic ecosystem that can incubate innovative ideas at their nascent stages and turn them into a fruitful, scalable ventures, paving the way for Viksit Bharat at 2047. मुझे खुशी है कि देश की नौजवान पीढ़ी देश के सामने मौजूदा चुनौतियों के सॉल्यूशन देने के लिए दिन रात एक कर रही है। पहले जो हैकाथॉन्स हुए उनसे मिले सॉल्यूशंस
बहुत कारगर रहे हैं। हैकेथॉन्स में शामिल कितने ही स्टूडेंट्स ने अपने स्टार्टअप भी शुरू किए हैं। This year's Smart India Hackathon is even bigger and better. The innovation movement that started with Smart India Hackathon has now resulted into multi-dimensional programs focusing on 4 key aspects. Long-term hand-holding of institutions and young innovators. To facilitate hand-holding, the institution's Innovation Council has been established in more than 14,500 higher educational institutions, along with conducting 3.2 lakh programs on ideation, pitching concepts to investors, etc. The IIC also tracks the progress of institutions and young innovators throughout the year. Considering the success of IICs, school innovation councils are also established in over 13,000 schools. SICs are working in close collaboration with the Atal Innovation Mission and tinkering labs for a more comprehensive impact. Right policy intervention to incentivize innovation and entrepreneurship. MIC launched the National Innovation and Startup Policy for students and faculty to incentivize them to pursue the path of innovation and entrepreneurship. To strengthen the framework further, the School Innovation Policy was also released in collaboration with CBSE, training faculty as innovation ambassadors. MIC has trained 38,000 plus college faculty and 25,000 plus school teachers as innovation ambassadors, who are our on-ground change agents. Protecting intellectual property, Kapila provides assistance to innovators with patent registration and IP protection. After the introduction of Kapila, there has been 230% increase in IP filing. Apart from intangible benefits, SIH has resulted in many tangible outcomes. Large number of startups have spun out of this initiative. Many government departments have successfully adopted the ideas of SIH. Smart India Hackathon 2023 was really a life changer for us. A product that I developed in Smart India Hackathon, which led me to a winning team, is AutoHaul, which is an autonomous hauling system that is to be retrofitted in the existing dumpers that is used in the mines for ore transportation. मेरे एडटेक प्लेटफॉर्म का नाम है द स्पेशल स्कूल, जिसमें कि जितने भी स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, जैसे कि ब्लाइंड, डेफ, डिसलेक्सिया, सेरेब्रल पालिसी और वॉइसलेस बच्चों को हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा प्रदान करते हैं। We were so impressed by the quality of students and the solution approach they offered that we announced a special internship drive among the finalists of our problem statements. So SIH has really helped the Ayush sector to create the startup ecosystem and also innovative ecosystem in this sector. A recent study by IIT Delhi on various MIC initiatives revealed that valuation of the ideas fostered in our HEIs is more than 15,000 crore. What started as a national level hackathon has helped build a culture of innovation and entrepreneurship. Smart India Hackathon. Jai Anusandhan, Jai Bharat. माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे भी हम लोगों ने अभी इकट्ठा हुए हैं 51 स्थान पे 51 स्थान पे मैं आपको अनुरोध करूंगा, आज आप 5 स्थानों की इनोवेटर्स के साथ सीधी बातचीत करेंगे। श्रीनगर, खड़गपुर, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु। मैं आपको अनुरोध करता हूं, इस सारे इनोवेटर एंड सॉल्वर के साथ आपकी सीधा संवाद हो। उनके मन में भी उत्सुकता है, मैं आपको विनती कर रहा हूं। साथियों, आप सबको याद होगा, मैंने हमेशा लाल किले से एक बात कही है। मैंने कहा है, सबका प्रयास। आज का भारत सबके प्रयास से ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है। आज का ये दिन इसी का एक उदाहरण है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के इस ग्रांड फिनाले का
मुझे बहुत इंतजार था जब भी आप जैसे युवा इनोवेटर्स के बीच आने का अवसर मिलता है। मुझे भी बहुत कुछ जानने का, सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आप सभी से मेरी अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। आप सभी युवा इनोवेटर्स के पास 21वीं सदी के भारत को देखने का नजरिया कुछ अलग है और इसलिए आपके सॉल्यूशंस भी अलग होते हैं। इसलिए जब आपको नए चैलेंजेस मिलते हैं तो आप उनके नए और अनोखे समाधान खोजकर दिखाते हैं। मैं पहले भी कई हैकेथॉन्स का हिस्सा रहा हूं। आपने कभी निराश नहीं किया। हमेशा मेरा विश्वास और बढ़ाया है। आपके पहले जो टीम्स रही हैं, उन्होंने सॉल्यूशंस दिए। वो आज अलग अलग मंत्रालयों में बहुत काम आ रहे हैं। अब इस हैकेथॉन में देश के अलग अलग हिस्सों में टीम क्या कर रही है, मैं आपके इनोवेशंस के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कौन हमारे साथ बात करेंगे? पहले श्रीनगर के बिग ब्रेन्स ग्रुप आपसे चर्चा करेंगे। श्रीनगर। नमस्ते जी। Namaste, sir. I am Saida of Team Big Brains, participating in SIH. We are from Karnataka, Bengaluru. Sir, हम नोडल सेंटर NIT श्रीनगर में हैं और यहाँ पे काफ़ी ठंडी है, तो अगर बात करते समय थोड़ी गलती हो गई तो हमें क्षमा कीजिए। नहीं, आप लोग बहादुर होते हैं, कोई ठंड आपको असर नहीं करती, आप चिंता मत कीजिए। Thank you, sir. We are participating under the problem statement provided by Ministry of Social Justice and Empowerment, जहाँ पे we are building a virtual reality friend for children with autism spectrum disorder and intellectual disability, जहाँ पे they will be using this as an interactive skills enhancer. तो हमारे देश में there are around 18 million people on the autism spectrum, and there is one child out of every 100 children who faces intellectual challenges. तो इन सब को address करने के लिए we'll be building a tool which will act like a dost that they can carry on their smartphones. Virtual reality use करने के लिए उनको कोई special set की जरूरत नहीं होगी. They can access it from their phones या laptops या जो भी device है उनके पास. And ये एक ऐसा दोस्त होगा जो उनको उनकी हर task में guide करेगा. It is an AI powered virtual reality solution. तो अब जैसे कोई दिनचर्या का काम हो गया जो उनसे नहीं हो पाता, they face challenges when it comes to learning a language या लोगों से बात करना, communication, social interaction, तो हर टास्क के लिए it will be broken down into छोटे-छोटे। आप जो काम कर रहे हैं, हाँ, इससे इन बच्चों की सोशल लाइफ पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? वो इस दोस्त की मदद से सीख पाएंगे कि सोशल इंटरैक्शंस में क्या सही है, क्या गलत है और कैसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट में सीख के आगे जाके वो अपने रियल एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे दे कैन हेल्प मेक देयर लाइफ्स बेटर बाय बीइंग एबल टू डू नॉर्मल थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैव स्पेशल रिक्वायरमेंट्स व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, सो विल बी प्रोवाइडिंग देम दिस ताकि there is no differentiation between normal people and their normal lives, and children with special needs carrying on normal activities in their daily work. आपकी टीम में अभी कितने लोग इस समय काम कर रहे हैं? So all 6 of us are working, and in fact मेरी टीम काफी diverse है. So we have members with different technical backgrounds and geographical backgrounds. So we have a member who is a non-Indian.
आप में से कोई है जिन्होंने ऐसे बच्चों के साथ कभी बातचीत की हो, उनकी कठिनाइयां समझने का प्रयास किया हो और फिर सॉल्यूशन की दिशा में गए हो? Yes, sir. तो हमारी टीम में there is a member who has a family relative who suffers from autism. And हम यहाँ आने से पहले we also spoke at different centers to understand कि इन बच्चों को क्या actual में दिक्कत होती है, so that we can address this in the right way. आप कुछ कह रहे थे, आपके साथी कुछ कहने वाले थे? हाँ जी सर, तो हमारी टीम में we have a member who is not an Indian. He's a foreign student studying in India. Hello, Mr. Prime Minister. My name is Mohammed Ali As-Saggaf, and I am an international student from Republic of Yemen. So I came to India to pursue my Bachelor of Engineering in Computer Science and Engineering. And I am part of Big Brains team where we are developing an AI-powered virtual reality experience that is specially designed for these kids. These special kids. It is your first experience to be a part of this type of team? I've been part of different hackathons locally in Bangalore, but in this is my first time here in SIH. And I'm very grateful for being part of this huge initiative. And I want to thank you, Mr. Prime Minister, and the government of India for giving me this opportunity. And from this place, I invite all my fellow Yemeni students and international students to be innovators outside, to be part of India's innovative ecosystem. Thank you. आप सभी को बधाई कि आपने इस विचार को समझा कि हर बच्चा स्पेशल होता है, सभी को फलने फूलने का अवसर मिले, समाज में कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी खुद को लेफ्ट आउट महसूस न करे। इसके लिए नए सॉल्यूशंस की भी जरूरत पड़ती रहती है। आपकी टीम का ये सॉल्यूशन लाखों बच्चों की जिंदगी को आसान बनाने का काम करेगा। ये जो सॉल्यूशंस आप देश के लिए तैयार कर रहे हैं, ये भले ही लोकल है, लोकल नीड बेस्ड है, लेकिन इनका यूज ग्लोबल है, इनका इंपैक्ट ग्लोबल है। जो भारत की जरूरतों के लिए फिट है, वो दुनिया के किसी भी देश में फिट हो सकते हैं। आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नेक्स्ट कौन है? अगला टीम हैक ड्रीमर्स जो खड़गपुर में बैठे हैं, टीम खड़गपुर। Honorable Prime Minister Ji, I'm Lavanya, the team leader of Hack Dreamers, and we are at our nodal center, IIT Kharagpur, West Bengal, and we are from Chennai Institute of Technology, Tamil Nadu. The problem statement we have chosen is given by National Technical Research Organization. As in a technological innovation increasing day by day, the cyber attacks were also increasing. As per our record, in 2023, there were 73 million cyber attacks were occurred in India, which is the third largest among the world. To tackle the situation, we have come up with an innovative, unique and a scalable solution. Our solution will be explained by my teammate, Ms. Kalpriya. Namaste, Honorable Prime नमस्ते जी। Namaste. To detect the infected files, most of the cyber securities are in our nations. To strengthen our defense, we are using multiple antivirus engines. There are 3 engines we used, like Microsoft Defender, ESCT, and Trend Micro Maximum Security. Our solution is completely offline and on-premise, including the architecture design and the threat detection. As we know, no single antivirus is perfect. Each antivirus has its own strength and its weakness.
So we using Microsoft Defender, EACT and Trend Micro to tackle this challenge. We scan using these 3 AVs by parallelly scanning in efficient way. It also avoids the threat detection and maintains our system in safe mode. अभी मैंने मन की बात में सामान्य लोग जो मुसीबत झेल रहे हैं उसकी विस्तार से चर्चा की थी। किस प्रकार से इंडिविजुअली साइबर फ्रॉड के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है, इसका आप लोगों को पता है? नहीं सर। क्योंकि आप जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और मैं मानता हूं कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज ऐसे संकटों में फंस जाता है। ये नौजवान कुछ कहना चाहते थे? जी हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, वही टेक्नोलॉजी बढ़ने से अच्छा टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम हमारा साइबर अटैक्स का भी वो से भी देखना पड़ता है। तो उस मामले से हम लोग उस सॉल्यूशन को बेटर एफिशिएंट और इम्प्रूव कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से हम और एफिशिएंटली और इम्प्रोवाइज करके हम लोग जो सॉल्यूशन रख रहे हैं वो करंट सॉल्यूशन से बेटर होगा। आप लोगों को पता है कि साइबर सिक्योरिटी के किसी भी आपके प्रयास की उम्र बहुत छोटी होती है, इसका अंदाज है आप लोगों को? जी हाँ सर। क्या क्या अंदाज है, बता सकते हैं? हम लोगों को अपडेट करना पड़ता है क्योंकि टेक्नोलॉजी यस यू आर राइट, क्योंकि हम लोग अपडेट होना। साइबर अटैक में अटैक करने वाले इतने इनोवेटिव होते हैं कि आप एक सॉल्यूशन आज निकालोगे, 4 घंटे में नए सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। आपको हमेशा अपडेट करना पड़ता है। देखिए, भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक है। हमारा देश बड़े पैमाने पर डिजिटली कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम का खतरा भी, जैसा आप लोगों ने कहा, ये लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जिस सॉल्यूशन पर आप काम कर रहे हैं ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वन टाइम सॉल्यूशन नहीं होता है। ये आपको हर समय, जैसे जितनी बार बारिश आए उतनी बार छाता खोलना पड़े, ऐसा है ये। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके सॉल्यूशन जरूर मेरे सामने आएंगे और सरकार को भी बहुत इसका लाभ हो सकता है। मैं सभी आपके साथियों को, मैं देख रहा हूं पूरी आपकी टोली बड़ी उत्साह से भरी हुई है। सब लोग अपने मोबाइल फोन से इसका रिकॉर्डिंग भी करते नजर आ रहे हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगली टीम कौन है? हम इंटरेक्ट करेंगे टीम कोड ब्रो के साथ, जो गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में बैठा है। ओवर टू अहमदाबाद। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। So my name is Harshit and I am representing the team GrowCode. Here we are going to developing the problem statement of ISRO. Our problem statement is enhancing the darker images of the solar panel, solar pole, which is located at the South Pole. So we are going to develop this solution by coming the name, the Chandvardhani. Chandvardhani is a solution where we can able to enhance the darker images into the higher quality of the image. So it is not only the image quality enhancer, it is also the decision-making skill. In the decision-making skill, we are going to detect the craters, boulders, and also the real-time site selection also, sir. आप कभी ये स्पेस की दुनिया में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में आप लोग बैठे हैं, वहां तो बहुत बड़ा सेंटर है स्पेस का, कभी वहां जाकर के उन लोगों से कोई चर्चा करके इश्यूज क्या है, क्वालिटी रिजल्ट के लिए क्या करना है, कुछ चर्चा की क्या?
I had talked with the mentors and also the scientists among Hyderabad, but I had not reached the any centers like this because we are far away from the Andhra Pradesh. अच्छा, क्या इस प्रोजेक्ट की वजह से हम चंद्रमा की जियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन को और अधिक बेहतर ढंग से जान पाएंगे क्या? Yes, sir. Of course, we can able to detect the uncover hidden features of the geological lunar exploration, sir. Example like we can able to detect the frozen bodies of water bodies, and also we can able to detect the craters and boulders. Boulders is nothing but the bigger stones or as the bigger particles around the moon surface, so that we can able to land the rover very smoothly by detecting these boulders and the craters. अभी आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? 6 members. 6 members are working in the teammates. सब अलग अलग जगह से इकट्ठे आए या आप यहीं पर से पढ़ करके निकले हैं? In the problem statement, we had divided the task to all the members. The 3 members are doing the machine learning models, and the 2 members are doing upon the denoising filters for enhancing those images, sir. And now my teammate Sunil will continue the conversation, sir. देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को चुना. कुछ कह रहे थे आप? नौजवान कोई और माइक ले रहे थे? Sir, we are from Andhra Pradesh. I don't know Hindi too much. Andhra Garu. Sir. Sorry for that. हाँ, बताइए. Namaste, Pradhan Mantri ji. Namaste. I am Sunil Reddy Sarnala from Andhra Pradesh. We are team Code Bro. We are working on a machine learning model where we can enhance the images from the south pole of the moon. And these images can be enhanced by machine learning model where we are using 2 architectures. One is darknet and another one is photonet. Darknet is used to remove the shadow of the images, and photonet is used to reduce the noise of the images. While taking the image from the south pole of the image, there will be low light conditions, and also there will be high noise due to the low photons. So we are enhancing that image by using the neural networks. And those neural networks will be having the 1024 neurons each. And Harshit actually mentioned that there is a chance in the best case we can detect the frozen water bodies also. And I am very happy to speak with you, sir. And it was always my dream to talk with you. And you came to Nellore also. I am far in the crowd. I am always seeing and shouting like I am very biggest fan of you, sir. Thank you. Thank you for giving this opportunity, sir. देखिए साथियों, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की यात्रा को दुनिया बहुत उम्मीद से देख रही है. आप जैसे यंग ब्रेन्स जब इससे जुड़ते हैं तो उम्मीद और बढ़ जाती है. आप जैसे यूथ इनोवेटर्स को देखकर साफ है कि भारत ग्लोबल स्पेस पावर के तौर पर तेजी से अपनी भूमिका का विस्तार करेगा. मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. आइए, अब नेक्स्ट टीम कौन है? अगली टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स, ये विलिंकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च मुंबई के हैं. मुंबई की मित्र माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी. नमस्ते जी. मेरा नाम महक वर्मा है और मैं टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स की टीम लीडर हूं. हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा से हैं, and it is an absolute honor to be here at Smart India Hackathon 2024 with my amazing team comprising Akshat Jangra, Kratan Agrawal, Sumit Kumar, Avinesh Rathore, Tushar Jain and our mentor Ananya Srivastav. हम लोग एक सिक्योरिटी चैलेंज को टैकल कर रहे हैं जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा दिया गया है, which is microdoppler based target classification. That is to distinguish कि एक given object ड्रोन है या फिर बर्ड है. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अक्सर both drones as well as birds they appear similar on the radar, जिसकी वजह से it may lead to false alarms, inefficiencies and other potential security threats, especially in sensitive areas जैसे military zones, airports and other critical infrastructures. And thus our aim is to develop a solution which processes advanced radar data using machine learning algorithms to accurately classify कि एक given object drone है या फिर bird है. To tell more about the solution, I would like to hand over to my teammate Akshat. नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी. नमस्ते. मेरा नाम अक्षत है
और मैं टीम मिस्टिक ओरिजिनल्स का सदस्य हूँ. So sir, our solution works by using micro Doppler signatures, which are the unique patterns generated by different objects. These can be due to the wing beats of birds or the rotor blade movements of drones. तो इसे हम फिंगरप्रिंट्स की तरह समझ सकते हैं. जैसे हर ह्यूमन बीइंग के अलग फिंगरप्रिंट होते हैं, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट एक अलग माइक्रो डॉपलर सिग्नेचर देता है, जिसकी मदद से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक ड्रोन है या फिर बर्ड है. And this differentiation is very crucial in preventing any disruptions in areas like airports, borders, and military zones where there is a lot of need for security. So if I talk about how our system works, आपको इतना डिफरेंस पता चलेगा कि भाई नहीं ये बर्ड नहीं है लेकिन ड्रोन है. लेकिन क्या आप ये भी बता पाएंगे कि कितने डिस्टेंस पर है, किस दिशा में जा रहा है, कितनी गति से जा रहा है, ये सारी चीजें इसमें मैप कर पाएंगे आप? हाँ जी सर, हम इस पर भी काम कर रहे हैं और हम जल्दी ये चीज भी कर पाएंगे. आप लोग जो ड्रोन का पता लगाने वाले सिस्टम पर काम कर रहे हैं, ड्रोन्स के बहुत से पॉजिटिव यूज है, लेकिन कुछ ताकतों द्वारा गलत इस्तेमाल के कारण ड्रोन सिक्योरिटी के लिए चुनौती भी है. आपकी टीम इस चुनौती से कैसे निपटेगी? सर, जैसे हमारा सिस्टम है, अगर मैं आपको उसकी वर्किंग समझाऊं, तो सबसे पहले हमारे पास जो रेडार से डेटा आता है, हम उसमें से सारी नॉइज को निकालते हैं टू गेट अ क्लीन एंड एक्यूरेट डेटा. फिर उस पर हम कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म्स लगाते हैं जो ये माइक्रो डॉपलर पैटर्न जनरेट करता है, और फिर हम इन पैटर्न्स को एक मशीन लर्निंग मॉडल में फीड करते हैं जो बताता है हमें कि ये ऑब्जेक्ट एक ड्रोन था या बर्ड था. और हम इस चीज को काफी कॉम्पैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइसेस पर भी यूज कर सकते हैं. और ये सिस्टम काफी स्केलेबल है और इसके साथ साथ ही ये काफी अडेप्टेबल भी है अलग अलग एनवायरनमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से हम इसे एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एरियाज के ऊपर भी यूज कर सकते हैं. एंड टू शेयर व्हाई वी केम अप विद दिस प्रॉब्लम, आई लाइक टू हैंड ओवर टू वन ऑफ माय टीममेट्स, सुमित. नमस्ते प्रधानमंत्री जी. जी नमस्ते. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने क्यों चूज करी, इसके लिए मैं राजस्थान श्री गंगानगर से आता हूँ. बॉर्डर के काफी पास का एरिया है, तो ड्रोन्स आते जाते ही रहते हैं. पर पुलवामा अटैक के बाद तो ड्रोन्स का आना जाना बहुत ही ज्यादा बढ़ गया. उसके बाद सुबह 4 बजे, रात को 12 बजे कभी भी एंटी ड्रोन सिस्टम स्टार्ट हो जाता और फायरिंग चालू होने लगती. ना उस टाइम पढ़ा जा रहा था, लोग सो नहीं पा रहे थे, बहुत परेशानी आती. उस समय ये दिमाग में बात रही कि इसके लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है. जब इस साल SIS प्रॉब्लम्स आई तो हमारी टीम प्रॉब्लम्स ढूंढ रही थी, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई. तब मैंने अपनी टीम को बताया क्यों ना इस चीज के ऊपर कुछ काम किया जाए ताकि हम लोगों की परेशानियों को दूर कर पाए. और आखिरकार हमारी टीम ने इसके ऊपर काम किया और हम ग्रैंड फाइनल में पहुंच पाए. थैंक यू सो मच सर. साथियों, आजकल देश में ड्रोन का अलग अलग सेक्टर्स में बहुत इस्तेमाल हो रहा है. आपने नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में जरूर सुना होगा. ड्रोन आजकल रिमोट एरिया में दवाएं और जरूरी सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन देश के दुश्मन भारत में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में ड्रोन का भरपूर उपयोग कर रहे हैं. ऐसे में मेरे लिए खुशी की बात है कि आप सभी ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं. आपका प्रयास डिफेंस टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को भी नया आयाम दे सकता है, और इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं. और आपका एक साथी तो स्वयं बॉर्डर पर रहने वालों में से हैं, तो वो इस समस्या को भली भांति समझ भी सकता है और उसके सॉल्यूशन की जरूरत भी समझ सकता है. लेकिन इसके कई पहलू होंगे आगे चल करके, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मात्रा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रोन की दुनिया वाले लोग हैं जो इस प्रकार के रोग ड्रोन्स को लेकर के दुनिया में बर्बादी का काम कर रहे हैं, वे हर बार नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नए एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे. तो हमारे लिए भी चुनौतियां नित्य नई बनती रहेगी. लेकिन आपके प्रयास को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. आइए देखते हैं देश के किस भाग से हम जुड़ने वाले हैं. अब हम बात करेंगे निर्वाणा 1 से
जो न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु में बैठे हैं, बेंगलुरु से हम जुड़े। ओवर टू बेंगलुरु। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है सर। अब आ रही है क्या? हाँ, अब आया। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। मेरा नाम देव सोनी है और मैं टीम निर्वाणा वन का नेतृत्व कर रहा हूँ। मेरी टीम है आदित्य चौधरी, अशर एजाज, तन्वी बंसल, नमन जैन और सानिध्या मंगलूनिया। सर, हम जयपुर ग्रामीण से बैंगलोर आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा दी गई एक बेहद ही जरूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करने। इसके रिसर्च में हमें पता चला कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई एडवांस्ड एफर्ट्स करे हैं रिवर पोल्यूशन को कम करने के लिए और रिवर रिजुविनेशन को इंप्रूव करने के लिए। तो हमने सोचा कि अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बनाए जो रिवर पोल्यूशन मॉनिटरिंग को इंप्रूव करे, उसको और एफिशिएंट बनाए और ओवरऑल रिवर इकोसिस्टम की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए सजेशंस दे, तो हम एक बहुत ही मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारे देश में बहुत से लोगों की आमदनी और जिंदगी नदियों से जुड़ी है और इसीलिए हम उन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए गंगा को चुना क्योंकि वो हमारे इतिहास का एक बहुत ही अहम सांस्कृतिक भूमिका निभाती है और हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल के भी बहुत करीब है। हमारी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत नमामि गंगे प्रोग्राम और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के बारे में पढ़कर और रिसर्च करके शुरू हुई। हमने इससे ये आइडेंटिफाई किया कि NMCG के दो बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, दैट इज गंगा में पोल्यूशन की कमी, और दूसरा, कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा, दैट इज गंगा की क्वालिटी को वापस पहले जैसा बनाना। साथ ही हमने ये भी जाना कि गंगा से रिलेटेड बहुत सारा क्वालिटी डेटा पब्लिकली अवेलेबल किया गया है। इस डेटा से हम काफी प्रभावित हुए और हम बहुत इंस्पायर हुए। हमने सोचा कि अगर हम इस डेटा के बेसिस पे एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना सकें जिससे कि गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को निर्णय लेने में सहायता मिलेगी, तो उससे उनकी जिंदगी में काफी प्रभाव आ सकता है और उनकी जिंदगी में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। अब सर, गंगा एक बहुत ही विशाल नदी है, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि जो भी सिस्टम बनाया जाए वो ट्रूली स्केलेबल हो। इसके लिए हमने एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करा है जिसका नाम है फेडरेटेड लर्निंग। तो हमने डेटा को एनालाइज करा और 38 की लोकेशंस आइडेंटिफाई करी और फेडरेटेड लर्निंग के यूज से हमने वहां लोकल मॉडल्स बनाए जो उस लोकलाइज्ड डेटा पे ट्रेंड है। अब ये सारे लोकल मॉडल्स एक मदर मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं जहां ये अपना डेटा शेयर करते हैं। इसके थ्रू एडिशन ऑफ न्यू मॉडल्स और रिमूवल ऑफ प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स और जो करंटली प्रेजेंट मॉडल्स हैं उनकी एक्यूरेसी, एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। और अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट साइड में रखें तो हमें पता चलता है नमामि गंगे के थ्रू कि गंगा प्रेजर्वेशन, रेजुविनेशन और कंट्रोल में मेन कंट्रीब्यूटर्स तो लोग ही हैं। तो हमने इन स्टेक होल्डर्स के लिए ये जो डेटा और यूजर के बीच की दूरी है उसको कम करने के लिए एक एडवांस डैशबोर्ड बनाया है जहां पे हमने हर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर जैसे इस बार बहुत बड़ा कुंभ मेला हो रहा है। गंगा के तट पर 40-45 करोड़ लोग इकट्ठे होने वाले हैं। इस योजना का कैसे लाभ ले सकते हैं? आपकी इस इनोवेशन का क्या लाभ ले सकते हैं वहां? सर, तो जैसे कि हमें पता है अगर पानी की क्वालिटी पैरामीटर्स को हम एनालाइज कर लें तो हम लोगों को बता सकते हैं कि वो अपने लेवल पे कैसे डिसइंफेक्शन कर सकते हैं और अपने लेवल पे क्या क्या इंश्योर कर सकते हैं कि उनकी हेल्थ तो सही रहे ही और लोगों की भी हेल्थ सही रहे। इसके लिए हम लोग उनको एक पोर्टल देंगे, जैसे हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग के लिए देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे, हम लोग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए देंगे, हम लोग फार्मर्स, फिशरमैन और इवन टूरिस्ट्स को बताएंगे कि वो क्या आइटिनरीज बना सकते हैं और वो क्या क्या मेन चीजें विजिट कर सकते हैं, उनको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ करंटली नहीं जाना चाहिए और वहां पे कैसे काम चल रहा है। तो शहरों में जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई चेन होती है, यस सर, उसके ऊपर भी आपका तो काम बड़ा आसानी से ऑर्गेनाइज हो सकता है। यस सर, तो हमने क्या करा, शहरों में जो एंड्स हैं जो गंगा में कनेक्ट हो रहे हैं या बाकी नदियों में कनेक्ट हो रहे हैं, हमने उनके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया है हमारे स्टेशंस के थ्रू कि उनके आसपास की इंडस्ट्रीज कौन सी है। अब क्योंकि हमें पता है कि कुछ सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री जैसे केमिकल, पेपर, टेक्सटाइल, टैनरी, स्लॉटर हाउस, ये कौन से टाइप का एफ्लुएंट निकालते हैं, तो हम हमारे एल्गोरिदम से बैक ट्रैक कर सकते हैं कि अगर हमारे वाटर में कुछ स्पेसिफिक पोल्यूशन के स्पाइक्स हैं तो हम ढूंढ सकते हैं कि कौन से सेक्टर ने ये कॉज कराए। और यही चीज हम ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटीज मैनेज कर रही है रिवर्स को,
उनको बता सकते हैं और उनको इंस्टेंटली रिपोर्ट का बटन दे सकते हैं, जिससे GPIs जो ग्रोसली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है उन पे इंस्टेंटली इंस्पेक्शन लॉन्च की जा सके। हमारी इस मीटिंग के बाद और कितने घंटे अभी आपको काम करना पड़ेगा? सर कम से कम 20 घंटे और। अच्छा, देखिए, मां गंगा हो या देश की अन्य नदियां, देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि आप लोग इस विषय पर काम कर रहे हैं। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। और जयपुर के लोग हैं तो पानी का मूल्य क्या होता है, महात्मा क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। थैंक यू सो मच। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आपने आपकी प्रेरक मार्गदर्शन सभी यंग इनोवेटर के साथ साझा किए। सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। साथियों, आप सभी से बात कर करके बहुत अच्छा लगा। और मैं तो देख रहा था कि आप लोगों का समूह जब देखता था, उस समूह में जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके दर्शन भी हो रहे थे। नॉर्थ स्टूडेंट साउथ में, साउथ के स्टूडेंट नॉर्थ में, ईस्ट के वेस्ट में, वेस्ट के ईस्ट में। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहा होगा आप लोगों के लिए भी, और देश की विशालता और विविधता का भी आप लोग अनुभव करते होंगे। तो आपके हैकेथॉन में विषय के उपरांत भी आपको साइडलाइन में भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती होती है। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि भविष्य की दुनिया नॉलेज और इनोवेशन से ही ड्राइव होने वाली है। और ऐसे में आप भारत की होप है, एस्पिरेशन है। आपके पर्सपेक्टिव अलग है, सोच अलग है, और एनर्जी का लेवल तो बहुत ही अलग है। लेकिन सबका एम एक ही है। भारत दुनिया का सबसे इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और प्रॉस्परस देश बने। आज दुनिया कह रही है कि भारत की ताकत ये हमारी युवा शक्ति है, हमारा इनोवेटिव यूथ है, हमारी टेक पावर है। भारत की ये ताकत आप सभी में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में साफ साफ नजर आती है। मुझे खुशी है कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन भारत के युवाओं को ग्लोबली बेस बनाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बना है। जब से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन शुरू हुआ है, करीब 14 लाख स्टूडेंट्स ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हिस्सा लिया है। इन छात्रों ने 2 लाख टीमें बनाकर करीब 3000 प्रॉब्लम पर काम किया है। 6,400 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, करीब 6,500 इंस्टीट्यूशंस इससे जुड़े हैं। इस हैकेथॉन की वजह से सैकड़ों नए स्टार्टअप्स का जन्म हुआ है। और मैंने एक बात और नोट की है। 2017 में 2017 में स्टूडेंट्स की तरफ से
7,000 से ज्यादा आइडियाज सबमिट किए गए थे। इस बार इन आइडियाज की संख्या 57,000 से भी ज्यादा हो गई है। फ्रॉम 7,000 टू 57,000। ये दिखाता है कि भारत का युवा किस तरह अपने देश की चुनौतियों के समाधान के लिए कमर कस के आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते 7 सालों में जितने भी हैकाथॉन हुए हैं, उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस आज देश के लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। कई बड़ी समस्याओं का समाधान इन हैकाथॉन्स ने दिया है। जैसे 2022 के हैकाथॉन में आप जैसे युवाओं की एक टीम ने साइक्लोन की इंटेंसिटी मापने के लिए सिस्टम पर काम किया था। हैकाथॉन में जो सिस्टम डेवलप किया गया, उसे अब इसरो द्वारा डेवलप की गई टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ये सुनकर आपको भी गर्व होता होगा। 4-5 साल पहले हैकाथॉन में एक और टीम ने एक ऐसा वीडियो जियो टैगिंग ऐप बनाया जिसने डेटा कलेक्शन को बहुत आसान बना दिया है। इसका भी उपयोग अब स्पेस से जुड़ी रिसर्च में किया जा रहा है। हैकाथॉन की एक और टीम ने रियल टाइम ब्लड मैनेजिंग सिस्टम पर काम किया था। ये ऐसा सिस्टम था जो किसी नेचुरल डिजास्टर के समय वहां मौजूद ब्लड बैंक्स की डिटेल्स दे सकता है। इससे भी आज एनडीआरएफ जैसी एजेंसियों को बहुत मदद मिल रही है। कुछ साल पहले एक और टीम ने दिव्यांग जनों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उनके जीवन से मुश्किलों को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। आज भी हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे आप सभी युवाओं के लिए ऐसी सैकड़ों सफल केस स्टडीज प्रेरणा है। ये दिखाती है कि कैसे आज देश के युवा सरकार के साथ मिलकर देश के विकास के लिए देश के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनमें देश की समस्याओं के समाधान को लेकर, देश के विकास को लेकर एक ओनरशिप की भावना आ रही है। आज भी आप सबसे बात करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है कि देश विकसित भारत होने के सही ट्रैक पर है। आप जिस तत्परता से, जिस कमिटमेंट के साथ भारत की समस्याओं के इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, वो अद्भुत है। साथियों, आज देश की जो एस्पिरेशंस है, उसमें हमें हर चुनौती के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही होगा। हमें हर सेक्टर में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ये अप्रोच हमारी आदतों में शामिल करनी होगी। इस हैकाथॉन की विशेषता भी रही है, इसका प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है।
एक समय था जब सरकार ही देश की समस्याओं के समाधान का दावा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज ऐसे हैकाथॉन के जरिए स्टूडेंट्स, टीचर्स और मेंटर्स को भी इन समाधानों से जोड़ा जा रहा है। ये भारत का नया गवर्नेंस मॉडल है और सबका प्रयास इस मॉडल की प्राण शक्ति है। साथियों, देश के अगले 25 सालों की पीढ़ी भारत की अमृत पीढ़ी है। आप सब पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार आज की इस पीढ़ी को हर साधन संसाधन सही समय पर देने के लिए कमिटेड है और हम अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लेयर्स पर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में साइंटिफिक माइंडसेट को नर्चर करने के लिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। देश की अगली पीढ़ी को स्कूलों में इनोवेशन के संसाधन मिले, इसके लिए हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स खोले हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए ये लैब्स नए नए प्रयोगों और अनुसंधानों का केंद्र बन रही है। देश के 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी 21st सेंचुरी की स्किल्स पर काम कर रही है। स्टूडेंट्स की इनोवेटिव सोच और बेहतर हो, इसके लिए हमने कॉलेज लेवल पर इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की है। प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए एडवांस रोबोटिक्स और एआई लैब्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। युवाओं के क्वेरीज का समाधान हो, इसके लिए जिज्ञासा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें युवाओं को साइंटिस्ट से सीधे जुड़ने और बातें करने का अवसर दिया जा रहा है। साथियों, आज ट्रेनिंग के अलावा नौजवानों को स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। उन्हें टैक्स में भी छूट दी जा रही है। नौजवानों को अपने बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन की भी व्यवस्था की गई है। नई कंपनियों के लिए देश भर में टेक्नोलॉजी पार्क और नए आईटी हब बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। यानी कैरियर के हर स्टेज पर सरकार आप सब नौजवानों के साथ खड़ी है, उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है। ऐसे हैकाथॉन भी हमारे नौजवानों को नए नए अवसर दे रहे हैं और ये सिर्फ कोई औपचारिक सा इवेंट नहीं है, एक स्थायी इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करने की प्रक्रिया है। ये हमारे प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा है। साथियों, अगर हमें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो हमें इकोनॉमी के नए सेक्टर्स पर खूब काम करना होगा। आज भारत डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से गेमिंग तक कई ऐसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है जो 10 साल पहले तक बहुत इवॉल्व नहीं हुए थे। आज भारत कैरियर के नए रास्ते भी बना रहा है।
युवाओं को नए रास्ते तलाशने और उन पर प्रयोग करने के अवसर भी दे रहा है। युवाओं की क्यूरियोसिटी और कन्विक्शन को समझते हुए सरकार उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रही है। सरकार रिफॉर्म्स करके उनके रास्ते से रोड़े हटा रही है। अभी कुछ समय पहले ही पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत और क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज करने का था। हमने स्पोर्ट्स को कैरियर चॉइस बनाने के लिए काम किया है। गांव में विलेज लेवल टूर्नामेंट से लेकर ओलंपिक की तैयारी के लिए खेलो इंडिया और टॉप स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी का असर भी दिखने लगा है। इसके कारण गेमिंग भी एक प्रॉमिसिंग कैरियर चॉइस बन रही है। साथियों, अभी हाल में एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने किया है। इसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। ये फैसला इंटरनेशनल जर्नल्स को लेकर भारत के नौजवानों, भारत के रिसर्चर्स, भारत के इनोवेटर्स को एक्सेस देने का है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये स्कीम अपने आप में दुनिया की अनूठी स्कीम में से एक है, जिसके तहत सरकार प्रतिष्ठित जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन ले रही है, ताकि किसी भी जानकारी से भारत का कोई भी युवा वंचित ना रहे। हैकाथॉन में हिस्सा ले रहे आप सभी युवाओं को भी इससे बहुत लाभ होगा। अब सरकार के हर प्रयास का लक्ष्य यही है कि हमारे युवा दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ कॉम्पीट कर पाए। कभी भी युवा शक्ति को ये ना लगे कि उनके पास किसी सपोर्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। मेरे लिए युवा का विजन ही सरकार का मिशन है और इसलिए सारे मेरे नौजवानों को जो भी चाहिए, सरकार के रूप में हम उस दिशा में हर काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस हैकाथॉन से हजारों युवा जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी को एक और जरूरी मैसेज देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैंने लाल किले से कहा है कि देश की राजनीति में 1 लाख ऐसे युवाओं को लाऊंगा जिनकी फैमिली से पहले कोई भी राजनीति में ना रहा हो, बिल्कुल फ्रेश ब्लड। ये देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। ऐसा ही एक आयोजन अगले महीने होने जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। इसमें देश भर के करोड़ों नौजवान हिस्सा लेंगे, विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज देंगे। जो आइडियाज सिलेक्ट होंगे, जो नौजवान सिलेक्ट होंगे, उनके साथ 11 और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर दिल्ली में यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन होगा। इसमें देश विदेश के दिग्गज लोगों के साथ मैं भी आप सबको देखने सुनने के लिए आने वाला हूं। आज इस हैकाथॉन से जुड़े सभी युवाओं से भी
मेरा आग्रह है, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग से भी जरूर जुड़े। नेशन बिल्डिंग से जुड़ने का ये एक और बेहतरीन मौका आपको मिलने जा रहा है। साथियों, आपके लिए आने वाला समय एक अपॉर्चुनिटी भी है, साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं तो चाहूंगा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की टीमें सिर्फ भारत ही नहीं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर भी और बेहतर तरीके से काम करें। अगले साल जब हम इस हैकाथॉन में आए तो कोई ऐसा उदाहरण भी हो जो किसी ग्लोबल क्राइसिस का समाधान करने का माध्यम बने। देश को आप सभी इनोवेटर्स, आप सभी ट्रबल शूटर्स के सामर्थ्य पर विश्वास भी है, गर्व भी है। आपके सफल भविष्य की मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री